स्वीकृति। मैं इस आवाज के माध्यम से संवाद कर रहा हूं क्योंकि मैं लंबे समय से ट्रेकियोटॉमी के कारण बोलने में असमर्थ हूं। कृपया ध्यान दें कि यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा उत्पन्न आवाज है। यह संवाद केवल मेरे व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने के लिए है और इसे चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मेरी स्थिति के कारण मैं अपनी भावनाओं और विचारों को इस माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। मैंने पहले लक्षण को नजरअंदाज कर दिया और काम में लग गया। दूसरी पर सबसे बड़ी गलती थी जो हमें बाद में पता चली। ब्रेन स्ट्रोक कैसे ना सिर्फ आपको शारीरिक तोड़ देता है, साथ ही आपको मानसिक और भावनात्मक भी तोड़ देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और ये मेरी आप बीती है, जिसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस साझा करूंगा कि क्या मुझे फील हुआ स्ट्रोक से पहले, क्या फील हुआ जब स्ट्रोक के बाद आंख खुली और पाया मेरा पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, और कोमा जैसे हाल में 3 महीने बिताना जिसमें मुझे इंजेक्शन महसूस ही नहीं होते थे। अच्छी नौकरी में मैं अच्छे स्तर पे पहुंचने बाद नौकरी छोड़ी और अपना बिजनेस शुरू किया जो अच्छा चलने लगा। घर पे शादी के 6 साल बाद भगवान की कृपा से दुगनी खुशी एक साथ आई, एक बेटी और बेटे के रूप में। ये बात है दिसंबर 2021 की। एक दिन ऑफिस में काम करते करते अचानक से मेरी गर्दन की नस में दर्द उठा हल्का, फिर जीभ अचानक अकड़ सी गई 1 सेकंड के लिए। मुझे लगा ये ज्यादा काम करने की वजह से। कल कोविड का डोज ली थी और 2 दिन पहले ही आगरा की ट्रिप, उसकी वजह से शरीर में थकावट हो गई होगी। मैंने पहले लक्षण को नजरअंदाज कर दिया और काम में लग गया। फिर कुछ दिन बीते और कोई लक्षण नहीं दिखा, पर 31 दिसंबर की शाम को जब 8 बजे करीब मैं अपना ऑफिस बंद करके घर जाने लगा, 200 मीटर चलने के बाद अचानक उल्टी आई। रोड साइड पे उल्टी करके मैं घर पहुंचा। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज जल्दी सोऊंगा, और ये बोल के सीधे बेड पर लेट गया कपड़े बदलकर। तभी अचानक दोबारा उल्टी आई। मैं बाथरूम गया और उल्टी करके आया। अभी आधा घंटा ही बीता था कि फिर उल्टी आ गई। वाइफ को लगा कि आज 31 दिसंबर है, या तो मैंने ड्रिंक कर ली होगी या कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन मुझे हर आधे घंटे में उल्टी आने लगी। तो मैंने एक बाल्टी अपने बेड के साइड में रख ली क्योंकि बार बार उल्टी आने से चक्कर आने लगे थे। अब जो मैं आगे का आपको बताऊंगा वो मेरे परिवार के अलग अलग सदस्यों द्वारा बताई गई बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मुझे 1 जनवरी 2022 से लेकर 8 जनवरी 2022 तक का कुछ याद नहीं, जैसे मेरे जीवन में वो टाइम आया ही ना हो। 31 दिसंबर की रात को शुरू हुई उल्टियां 1 जनवरी को भी बंद नहीं हुई। हर 2 या 3 घंटे में उल्टी। 1 जनवरी की सुबह हुई और मेरी वाइफ ने मेरी मां को बताया इन उल्टियों के बारे में। उन्हें लगा गैस चढ़ गई होगी, क्योंकि मेरे परिवार और रिश्तेदारी में भी किसी ने स्ट्रोक का अनुभव नहीं किया और ना कोई पेशेंट देखा। जब दोपहर तक उल्टियां नहीं रुकी तो पड़ोस में एक अंकल जो कि BHM डॉक्टर है, वो आए और उन्होंने नाभि को चेक किया और बोला, शायद नाभि खिसक गई है, मैंने ठीक कर दिया है और शाम तक आराम पड़ जाएगा। पर 9 बजे तक भी उल्टियां नहीं रुकी, बल्कि अब वो हरे रंग की होने लगी। पर ये सोच के कि नाभि की प्रॉब्लम थी, हमने थोड़ा और इंतजार किया। लेकिन रात में भी 3 से 4 बार उल्टियां हुई और ये अब गाढ़े हरे रंग की हो गई। 2 तारीख को सुबह 5 बजे हमने फैसला किया कि अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। हमने तुरंत पड़ोसी को बोला और उनकी गाड़ी लेकर पास में एक बहुत पुराना और छोटा फैमिली हॉस्पिटल था, हम वहां चले गए। जाते ही जूनियर डॉक्टर था शिफ्ट पे, उसे लगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। उसने बीपी देखा तो बीपी 180/140 था। उसने नर्स को बोल के तुरंत सलाइन वाटर चढ़ा दिया। ये दूसरी पर सबसे बड़ी गलती थी जो हमें बाद में पता चली। खैर, सलाइन वाटर और उल्टी के इंजेक्शन लगाने से वो कम हो गई, पर चक्कर इतने ज्यादा आ रहे थे कि बेड से बाथरूम भी नहीं जा पा रहा था।
शाम तक हल्की राहत पड़ी और मैंने 2 दिन बाद खिचड़ी खाई 4 चम्मच। रात को मैंने वाइफ को बोला कि कल वो ऑफिस चली जाए पर कोशिश करे कि जल्दी आ जाए। कैसे भी चक्कर में रात बिताई। अगली सुबह हुई और मैंने वाइफ को बोला कि वो घर जाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाए और ऑफिस चली जाए। सुबह 7 बजे मेरी सिस्टर जो कि मैरिड थी वो देखने आती है और साथ में थोड़ा पोहा ले आती है। मैंने वाइफ को घर भेज दिया और सिस्टर रुक गई मेरे पास। मैं चक्कर और कमजोरी की वजह से लेटा रहा। 10 बजे करीब मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूं। तब मैंने 4 चम्मच पोहा खाया। करीब 12 बजे मेरे फादर जो कि सीनियर सिटीजन है और खुद भी पैरालिसिस झेल चुके थे 8 साल पहले, वो आए और आकर मुझसे बात करने लगे। तभी अचानक मेरी आवाज भारी हो गई और जब्दा बाएं तरफ को होने लगा। मेरी सिस्टर और फादर ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। ये वक्त जनवरी का था और दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो डॉक्टर आया, उसने आके देखा और बोला कि सर्दी में भी चेहरा अकड़ सकता है और ये शायद सर्दी की वजह से ही होगा। ये बात सुनकर मैंने डॉक्टर से तेज आवाज में झगड़ा किया क्योंकि मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। सिस्टर ने वाइफ को कॉल किया और बताया कि मुझे फेस पे पैरालिसिस जैसा हुआ है। और तब तक मैंने झगड़ा करते हुए तुरंत डिस्चार्ज की बात कर ली थी डॉक्टर से क्योंकि परेशानी बढ़ती जा रही थी। वाइफ 1 घंटे में उस नर्सिंग होम पहुंच गई और तभी फैसला किया कि बड़े हॉस्पिटल जाएंगे। और वाइफ ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुक करी क्योंकि चक्कर की वजह से चलने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी एम्बुलेंस आती है और नर्सिंग होम की पहली मंजिल से लिफ्ट लेके नीचे आया और नीचे आने के बाद दीवार का सहारा लेकर एम्बुलेंस तक गया। जाके एम्बुलेंस में लेट गया और हम बड़े हॉस्पिटल की तरफ चल दिए जो कि 30 मिनट की दूरी पर था। हम 3 तारीख को शाम के 4 बजे करीब बड़े हॉस्पिटल पहुंचे और मैं खुद एम्बुलेंस से उतर के स्ट्रेचर पे लेता था। पर जिस तरह मैं चल रहा था वो देखते ही बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला, ये पक्का स्ट्रोक का कैसे है। ये सुनकर मेरी फैमिली वाले सब हैरान। खैर वो टाइम कोविड का टाइम था तो किसी भी पेशेंट को RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी है। तो स्ट्रेचर समेत तुरंत मुझे आईसीयू में लिया और एक साइड में स्ट्रेचर को लगा दिया ताकि RT-PCR टेस्ट कर सके, जिसमें तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। RT-PCR के लिए मेरी नाक से सैंपल लिया और मेरे स्ट्रेचर को दीवार के साथ लगा दिया साइड में। टाइम लगने के कारण दूसरा स्ट्रोक पड़ा और जीभ बाहर निकल गई और सांस लेना बंद हो गया। तुरंत परिवार की सहमति लेकर मुझे वेंटिलेटर पे लिया। मेरी हाथों की नसें ना मिलने के कारण मेरे गले से IV फ्लूइड लगाया। मेरे परिवार वालों को बताया कि मुझे सेरेबेलम स्ट्रोक पड़ा है और तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी वाइफ ने तुरंत मेरे भांजे को फोन किया जो कि डॉक्टर है। उसकी बात हॉस्पिटल के डॉक्टर से करवाई। बात का निष्कर्ष यही निकला कि ऑपरेशन जरूरी है, जिसमें मेरे आधे सिर का हिस्सा काट के उसको पेट पे लगा दिया जाता और फिर 6 महीने बाद दोबारा लगा दिया जाता। रात 10 बजे मेरी फैमिली ने हॉस्पिटल को कंसेंट दे दिया था और उन्हें बताया गया कि 11 बजे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। पर 2 बज गए लेकिन ऑपरेशन के लिए नहीं ले गए। जब मेरी फैमिली ने ड्यूटी डॉक्टर से पूछा तब बताया कि सर्जन ने ऑपरेशन से मना कर दिया है क्योंकि मेरा GCS लेवल माइनस में है और इस हाल में ऑपरेशन मतलब जान का खतरा। मुझे फिर अगले दिन भी वेंटिलेटर पे रखा गया। 5 तारीख को 2 बार वेंटिलेटर हटाने की कोशिश करी, पर जैसे ही वेंटिलेटर हटाया जाता मेरी सांसें कम हो जाती और ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता। फिर 6 तारीख को फैसला लिया गया कि वेंटिलेटर हटाते ही बार बार ऑक्सीजन डाउन हो जाता और ज्यादा दिन वेंटिलेटर पे रहना अच्छा नहीं। सो ब्रीदिंग ट्यूब या ट्राचोस्टमी लगानी पड़ेगी जिससे आर्टिफिशियल सांस चलती रहे।
चलो एक उलझन सुलझी तो दूसरी चालू। ब्रीदिंग ट्यूब लगने के बाद ताकि कुछ न्यूट्रिशन जाता रहे तो राइस ट्यूब लगाने की सोची डॉक्टर ने, जो नाक से सीधे पेट तक जाती। पर राइस ट्यूब नाक में डालते ही मुझे खून भरी उल्टी हो जाती। तो थक हार के डॉक्टर ने फैसला किया, ये ध्यान में रखते हुए कि लंबे टाइम तक लिक्विड फूड की जरूरत पड़ेगी, तो जी ट्यूब, जिसे पेग फीड बोलते हैं, वही लगानी पड़ेगी पेट में होल करके, ताकि न्यूट्रिशन मिलते रहे। दोस्तों, अगर आप आगे की मेरी आप बीती जानना चाहते हैं और जानना चाहते कि क्यों मुझे दोबारा वेंटिलेटर पे लिया गया, मैंने सिर्फ सुना कि मेरे डेथ का टाइम 9:15 है और आंखों के आगे सफेद रोशनी हुई। कैसे मेरी बेटी के प्यार ने मुझे दोबारा जिंदा किया, और क्या हुआ जब ट्राचिस्टमी लगने के बाद कोमा जैसे हाल में होश आया, तब क्या महसूस किया, और कोमा में भ्रम कैसे आते हैं। तो अभी कमेंट में अगला या नेक्स्ट लिखिए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानने के इच्छुक हैं। बाय बाय दोस्तों।